चलिए, कल हम क्लास किए थे कूलम्ब लॉ ने हमें दिखाया था कि दो चार्ज होता है, चार्ज के बीच में क्या फोर्स लगता है ये आपको पता है। F बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, जहां पर ये के कांस्टेंट होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है। अब सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं, लिखेंगे हेडिंग, आज का हेडिंग लिखिए रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी हेडिंग करना है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है कि नहीं। रिलेटिव परमिटिविटी अब समझिएगा, ठीक है। देखो बाबू समझो, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग देखो यहाँ पर इसको बोलते ई और ये आर, राइट है ना। आर का मतलब रिलेटिव है ना, परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोल दीजिए है ना। तो ये एप्सिलॉन आर है, ठीक है कि नहीं। या आप कभी कभार बहुत सारे केस से ई आर भी पढ़ता है, नहीं पढ़ते, अपना समझाने का इस तरीका होगा, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, देखो समझिए, एयर में लगने वाला फोर्स, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एफ एयर। क्या बोलेंगे बच्चा, एफ एयर। और मीडियम में लगने वाला फोर्स, इसको बोलेंगे एफ मीडियम। के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। अब इसका डेफिनेशन आपको यहां पर समझ लिएगा, ठीक है कि नहीं। क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, समझिए रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of, देखिए रेशियो मतलब क्या होता है बाबू, अनुपात, है ना। ये क्या है, रेशियो ही तो है ना। फोर्स इन एयर, है ना। और इसको बोलेंगे देखिए टू दी क्या, फोर्स इन मीडियम, ठीक है कि नहीं। क्या मेरे बात को समझे कि नहीं समझे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि रेशियो जो होता है ना, फोर्स का रेशियो बिटवीन चार्ज इन एयर। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखिए समझिए दूसरा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ फोर्स, क्या लिखे, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज। इसके बाद हम समझाते हैं, क्या मैंने बोला बाबू, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डिफाइन किया जाता है, डिफाइन में परिभाषित किस तरह से किया जाता है। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, बलों का अनुपात किस किस के बीच में, दो चार्ज के बीच में, है ना। इन एयर टू दैट मीडियम, अब आपको जो भी आपको आसान लगता है वो आप लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। समझिए मैंने क्या कहा, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर, है ना। क्या एयर में लगने वाला फोर्स और
मीडियम में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए रिलेटिव परमिटिविटी। क्या इतना बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए काम करिए, ये डेफिनेशन को उतार दीजिए दोनों में जो आप इजी लगता है वो उतार सकते हैं, दोनों उतार सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो है बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है बाबू, इसको डिनोट किससे किया जाता है? चलिए एक बार इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। समझिए इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। इस बात को समझे। और अभी तो मैंने क्या बताया कि बाबू रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रेशियो बिटवीन टू चार्ज, है ना? और दो चार्ज कहां कहां पर? इन एयर टू दैट मीडियम, ठीक है ना? बोलेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइंड एज द रेशियो, है ना? क्या बोला? रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू दी दैट मीडियम। हो गया, समझ गया ना? तो हम इसको ऐसा करके तो लिख सकते हैं। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर, है ना? एयर को क्या बोलते हैं? एफ एयर। एयर में लगने वाला फोर्स, चलिए, बट्टा मीडियम में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। अब सुनिए ये रिलेटिव है, एप्सिलॉन आर है। एफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिए, एफ एयर को बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं, और मीडियम को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। समझ में आ गई? थोड़ा सा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब समझिए, इतना समझ गए? यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कुछ, ठीक है कि नहीं? पहले समझते हैं एप्सिलॉन ये क्या है। ईआर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। वेयर ईआर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गया? क्लियर? एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? फोर्स इन एयर, और इसको क्या बोलेंगे? फोर्स इन मीडियम। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना तो बोलिए 8 पॉइंट, बोलिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कितना तो बोलिए 8.85 into 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, है ना? ऊपर माइनस और ये लग जाता है, इसको इनवर्स भी बोलते हैं और पर मीटर भी बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? कभी कभार क्या होता है, सुनिए, इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, और फैराड बाय मीटर, क्योंकि माइनस आता है तो नीचे नहीं आ जाता है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। कितना बात समझे? है? अब बात आता है क्या चीज, मैं साइड में लिखूंगा, समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? क्या बताने का मतलब? एप्सिलॉन नॉट का रिलेटिव मतलब डायमेंशन, क्या देखेंगे अभी? डायमेंशन, ठीक है कि नहीं? वैल्यू तो बता दिए, अब डायमेंशन देख रहे हैं। चलिए देखो, कभी कभार होता क्या चीज है कि रिलेटिव परमिटिविटी का ना आपको डायमेंशन प्रूव करने के लिए पूछ देगा, है ना? तब प्रूफ ऑफ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट।
क्या प्रूव करने जा रहे हैं वो? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स का सूत्र क्या होता है, बताइए। दो चार्ज है और दो चार्ज को अगर एयर में रखते हैं तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ये तुम बताइए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, 11th क्लास में डायमेंशन जो होता है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, उससे यहां पर हम कुछ लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो समझिएगा। देखिए अब एक को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, Q1 Q2 बट्टा क्या होगा बताइए, 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर फोर्स। नहीं कुछ तो नीचा में कितना होगा, 1। बचपन में पढ़े हैं सर क्या, इसको इनसे गुणा कर दीजिए, इसको इनसे गुणा कर दीजिए। F को इनसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और 1 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q1 हो गया Q1 क्लियर? इतना बात समझे? अब समझ लीजिए जो ये दोनों के बीच में क्या है बोला, समझिए। हमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का ना वैल्यू निकालना है डायमेंशन में। डायमेंशन वैल्यू किसका निकालना है? तो जब हम एप्सिलॉन नॉट को ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए Q1 Q2 और ये पूरे बट्टा में आ जाएगा F4 R स्क्वायर। क्या इतना बात समझे बाबू? देखो Q का जो डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का भी डायमेंशन लिख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? किसी एग्जाम में चार्ज का डायमेंशन पूछा जाता है, ठीक है कि नहीं? तो समझ Q का डायमेंशन जो होता है, यहाँ ये देता हूं, Q का डायमेंशन होता है 80। MLT जानते हैं ना, पढ़े कभी MLT? MLT पढ़े हैं, है ना? A है ना, इसके बाद तो मोल है ना, इसके बाद केल्विन, केल्विन को छीटा हो तो 1 2 3 4 5 6 एक और होता है। चलिए तो देखिए ये m जो, ये समझ में, a जो होता है एम्पीयर होता है कि नहीं? समझ m जो होता है ना, ये m को हम बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? l को क्या बोलते हैं, लेंथ, और t को क्या बोलते हैं, टाइम। समझ गए? इतना बात समझे कि नहीं समझे? ये 11th का बात हम अभी थोड़ा ले रहे हैं, ठीक है? समझिए यहां पर Q है तो Q का डायमेंशन क्या है यहां पर बताइए, 80। बोलो बाबू, Q2 का डायमेंशन फिर वही ना होना होगा, फर्क नहीं। अरे Q 3 4 में Q1 Q2 सबका डायमेंशन 80 होता है। समझ गए? यहां पर समझे? Q1 का डायमेंशन होता है 80। नहीं, Q का डायमेंशन होता है 80। क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा कि बताइए कि डायमेंशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है बाबू? समझ गए इतना बात को? समझ रहे ना? चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, Q। समझ, इतना बात समझ गए? नहीं समझे? चार्ज को क्यों बोलते हैं? हाँ, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और ये 80 होता है इसका डायमेंशन, है ना? ये होता है। इतना बात समझे? तो देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता ये Q1 है Q है, ये तो मैं एक, अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि Q1 का कुछ और मैग्नीट्यूड हो सकता है, Q2 का अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है, पर है तो चार्ज ना, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, 80 हो जाएगा। अच्छा फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ये सारे का सारे 11th क्लास में पहले ही चैप्टर, दूसरे चैप्टर में प्रूव किया जाता है, ठीक है ना? तो प्रूव करने के लिए जाएंगे तो समय लग जाएगा, ठीक है ना? प्रूव अभी भी हो सकता है, ठीक है नहीं?
तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है बाबू एम एल टी माइनस टू। बोलिए क्या होता है, बोलिए तो एम एल टी माइनस टू। तो क्या अब बताइए यहां पर बटा में फोर्स की जगह पर लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, समझे? एक बार और बताऊंगा, समझ लो। देखिए चार, देखिए कोई भी ना वैल्यू का डायमेंशन नहीं, 4 का डायमेंशन, 1 का डायमेंशन, 5 का डायमेंशन, 7 का डायमेंशन नहीं, समझ गए ना? ये सब डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना? और आर जो होता है, मान लीजिए आर तो हो गया रेडियस, जिसको सेपरेशन बोलते हैं ना। मान लीजिए देखिए ये Q1 है, राइट, और ये Q2 है और ये R है। तो यहां से लेकर यहां तक हम क्या बोलेंगे? L बोलेंगे, लेंथ ही ना हम लोग बोलेंगे। बोलिए यहां से लेकर के यहां तक को दूरी को हम क्या बोलेंगे? L ना बोलेंगे, लेंथ ना होता है, लंबाई ना हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? L, और यहां पर Q है तो कितना बार लिख देंगे? ये Q कहां से आया? R में Q है, ठीक है कि नहीं? नहीं समझ? चलो फोर्स का डायमेंशन समझे। 4 का कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का तो समझ गए। 4 का डायमेंशन नहीं होता, 5 का डायमेंशन नहीं होता। R क्या है बताइए? लेंथ है ना, तो हम L लिखे। और यहां पर कितना है? 2 है ना, स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा? स्क्वायर। यहां पर 3 रहता तो हम क्या देते हैं? अगर कुछ नहीं रहता तो कुछ नहीं देते। समझ में आया? अब देखिए यहां पर बताइए, ये A है और ये A है, तो दो गो ना A है, तो एगो A कई गो A हो जाएगा, होगा। अब बताइए T की स्क्वायर बट्टा M है तो M दे दीजिए, L देखिए L एगो L दो गो, L कई गो हो जाएगा? 3 गो, T माइनस। क्लियर? अब ये सबको ऊपर लेकर के चलते हैं, कहां लेकर चलेंगे? ऊपर। तो देखिए ये हो गया A2 T2, M का 1 है ना, तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया? -1। L ऊपर गया तो क्या हो गया? -3। T ऊपर गया तो इतना बात समझे? ये किसका वैल्यू हो गया? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। क्या इतना बात समझे? कि मैं एक बार पुनः से बता देता हूं। अच्छा अब फिर एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, T दो गो T दो गो, कई गो T होगा? 4 गो। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? एक लाइन और लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू A2 T4 M-1 L-3। तो लोग इसे ना देखिए ऐसे नहीं याद होता, नहीं ये याद रखिए, इसे एनालिटिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? एनालिटिक। देखिए m पहले लिखिए तो M-1 L लिखिए, L-3 फिर T लिखिए, T की पावर 4। ये हो गया डायमेंशन। अब समझिए यहां पर कि एग्जाम में होता क्या चीज है, कभी कभार आपको पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है नहीं? कभी पूछ सकता है, लेकिन आप ये याद कर लेना है ना, इस ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, ठीक है? तो हमने ड्राइव भी किया, तो क्या समझे इस बात को? हमने कुछ नहीं किया बाबू, देखो प्रूफ करना काम है। हमने कहा कि फोर्स बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 Q2 को 1 से गुना किए तो Q1 Q2 हुआ, अब बटा में क्या हो गया? इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए था, हम एप्सिलॉन नॉट को इसको गुना करने के बाद एप्सिलॉन नॉट को बाहर किए तो Q1 Q2, देखिए Q1 Q2 के नीचे में कौन आ जाएगा? फोर्स 4 पाई R स्क्वायर आ गया। चलिए, और हम जानते हैं कि चार्ज का ये Q जो है, इस चार्ज का यूनिट क्या होता है? यहाँ पर दो को Q हो तो 8 लिख दिया। फोर्स का डायमेंशन होता है M-L-T-2, और फिर आ गया डिस्टेंस R होता है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं? R, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ही ना बोलते हैं, तो लेंथ को हमने L नाम दिया, ठीक है? L दिया है ना। अभी तो बताया मास को M बोलते हैं, L को लेंथ बोलते हैं, T को
टाइम होता है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है, ये सब कहाँ से है? 7 होता है ना। तो ये समझ लीजिए। अब हमने सबको ऊपर किया, सबको ऊपर किया। देखिए m ऊपर गया तो -1, ये दोनों थोड़ा लेना पड़ेगा, ऊपर गया। l भी ऊपर गया, जो माइनस था प्लस, प्लस था वो माइनस हो गया। अब क्या किया हमने, a2 लिखा, t देखो 2 गो, t 2 गो, 2 2 4 गो, फिर m है ना इनवर्स, और ये तो हमने इसको नीचे में क्या किया, mlt का रूप किया। m देखिए पहले m लिया, फिर l लिया, फिर t लिया, फिर h लिया। इतना बात समझे? तो इसको उतार दीजिए, ठीक है कि नहीं। हेडिंग कीजिए तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलेंगे Fg शॉर्टकट में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसको बोलते हैं Fe। क्लियर? इतना लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं Fg। समझ गए? देखिए यहां पर F मतलब फोर्स और G मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर F मतलब फोर्स और G मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम जानते हैं यहाँ पर वी नो, क्या जानते हैं, अभी उतारने का नहीं, समझने का, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो होता है K Q2 बट्टा क्या होता है, R², है ना। चलिए, और Fg ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ पर G क्या जाता है, G समझ लीजिए, G m1 m2 बाई R², ठीक है कि नहीं। तो इसमें ना कुछ समानता दिख रहा है, जिसको सिमिलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, सिमिलैरिटी। बिटवीन क्या की बात कर रहे हैं, Fg Fe एंड Fg, ये दोनों में क्या मतलब सिमिलर है। देखिए इसमें भी R² नीचे है, इसमें भी क्या R² नीचे है कि नहीं है। दोनों का ग्राफ सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको बताइए। इसमें दोनों में ये कहेंगे कि देखिए पहला सिमिलैरिटी क्या चीज है समझिएगा, ये एस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, समझिए। Fe एंड Fg फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको बोलते, देखिए फोर्स जो है दोनों में, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² का। किसमें देखिए, इसमें भी एक, यहाँ पर 1/R² है, नहीं कुछ तो एक हम दे सकते हैं ना, समझ रहे ना। यहां भी तो वही बात है ना, समझ गए। पहला डिफरेंस ये समझे। अब समझिए, मान लीजिए फोर्स में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 और Q2, इसके बीच में डिस्टेंस R होता है। तो यहां पर M1 M2 के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, R होता है। दोनों के डिस्टेंस में क्या है, R है। हम इसको बोलेंगे X along, क्या बोलेंगे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। देखिए ये दोनों सेंटर के बीच में क्या लाइन को ज्वाइन किया गया है, और इसके भी बीच में लाइन को ज्वाइन किया गया है। तो सिमिलैरिटी पहले तो आप समझ गए। पहला सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, बाबू प्रूव करता है, मतलब लॉ को फॉलो करता है। अब समझ लें, इसका एक और चीज समझ लेते हैं। दोनों का ग्राफ फोर्स और आर, एफ और आर में, आर के बीच में जो ग्राफ होगा कैसा होगा, मैंने गलती बताया था, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ हमेशा इस तरह से होता है। हाँ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो
दूसरा सिमिलैरिटी समझते हैं कि दूसरा सिमिलैरिटी ये होता है एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ठीक है कि नहीं, समझिए इस दोनों के बीच में देखिए सेंटर के बीच में क्या है, लाइन को ज्वाइन किया गया है। इसमें भी इसमें भी ये एफ ई है क्योंकि चार्ज रहता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। और समझ रहे हैं कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। आप जान रहे हैं कि जितना भारी मास होता है उतना ज्यादा फोर्स लगता है ना, जितना कम मास उतना कम ग्रेविटी। समझ गए आप, समझिए ये मार्कर है, ठीक है कि नहीं। और एक रुई को लेकर के एयर में छोड़िए, तो एयर में छोड़ेंगे तो पहले कौन गिरेगा, रुई की ये मार्कर, क्योंकि इसका मास ज्यादा। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वहां पर दोनों सेम नहीं गिरेगा, क्यों, वहां पर कोई चीज है, ठीक है कि नहीं। हवा निकाल दो, वैक्यूम जैसे बैलून में से निकाल लेते हैं। हाँ, बैलून में तो भरते हैं ना हम लोग, नहीं भरते हैं। अब कुछ होता है वैक्यूम जो होता है वो क्रिएट किया जाता है, समझ गए ना। तो ग्रेविटी फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, मास पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 पर, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। जितना चार्ज उतना फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, है। और दोनों में जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना फोर्स कमेगा, समझ रहे हैं ना, यही चीज है। समझे बात को, इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी। अगर बात करें कि यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा, बोलिए तो के का वैल्यू याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब यहाँ पर जी का वैल्यू ये जो के का मान फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है कि नहीं। जहाँ के डी का वहाँ ये मान बैठा है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के का वैल्यू फिक्स रहता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है मीडियम पर, जैसे मीडियम जाएगा बदल जाएगा। और कौन से मीडियम है, एयर के लिए है ये पूरे, और कौन कौन सा मीडियम है सर। बहुत सारे मीडियम होता है, ठीक है, वैक्यूम होता है, बहुत सारे मीडियम होता है, क्लियर। अब समझ गए, देखिए जी का वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बताइए, पढ़े साहब, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन सर ये केजी कहाँ आया, क्योंकि ये जो देखिए ये पार्टिकल है और ये मास है, तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, क्या इस बात को समझे। तो इतना था डिफरेंस, था आपने डिफरेंस देख लिया। कोई बोले कि बताइए हमको सिमिलैरिटी बताइए, तो बोलेंगे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दोनों का ग्राफ सेम होता है, फोर्स और आर का ग्राफ क्या होगा, फोर्स और आर का ग्राफ ये सेम होता है। दोनों में सेंटर के बीच में लाइन रहता है, लाइन ज्वाइन क्या रहता है। और डिफरेंस कुछ बोले, कोई बोले डिफरेंस, तो बोले के का वैल्यू और जी का वैल्यू में अंतर है कि नहीं। फिर अगर डिफरेंस पूछे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर डिपेंड अपॉन चार्ज एंड ग्रेविटेशन पर डिपेंड अपॉन मास। इतना बात समझ गए, चलिए इतना समझ गए तो एक छोटा सा और समझिए लेते हैं। आज हम लिमिटेशन वगैरह सारा पढ़ा देंगे, क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, समझिए एक होता है ऐसा यूनिट होता है, तो ऐसा यूनिट तो पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए समझिए यहां पर समझना है कि एक माइक्रो कूलम इक्वल टू क्या होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम होता है, याद रखिए 10 टू द पावर -6 कूलम होता है, ये याद करना है। उसके बाद एक नैनो कूलम बराबर 10 के पावर -9 कूलम होता है,
और 1 मिली माइक्रो कूलम। इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कूलम। क्या पढ़ेंगे बाबू? इसको बोलो, इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कूलम। क्लियर? इसको नैनो कूलम। इसको क्या पढ़ेंगे? नैनो कूलम। ठीक है कि नहीं? और इसको क्या पढ़ेंगे? मिली माइक्रो कूलम। ये होता है 10 के पावर माइनस 12 मिली है सर, मिली। हाँ, मिली माइक्रो। इतना बात समझ गए? एक चीज और समझना है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? बोलिए तो। कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नहीं समझे? अब बात आता है कि इसका ऐसा यूनिट तो होता है। अब आता है सीजीएस यूनिट। क्या होता है? सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। बोलिए, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, है ना? क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम। क्लियर? क्या होता है बाबू? बोलो तो। स्टेट कूलम। CGS है सर। तो हमारा सीजीएस यूनिट। एक कूलम बराबर कितना होता है? याद रखिए, 3 गुना 10 के पावर, बोलिए 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कई बार इस तरह का क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। बिहार में सर। बिहार को समझ में आ गया? तो कोई आपसे बोलेगा बताइए एक कूलम बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। तो इस तरह से मैं ये कहूं कि एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? बोलिए, एक स्टेट कूलम इक्वल टू 1 बट्टा, ये नीचे आ जाएगा ना, 3 गुना 10 के पावर 9 कूलम। क्लियर? ये 2 बात है बाबू, इसको आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है कि नहीं? इतना बात समझ गए? अब चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, कूलम सर का कुछ दोष भी था और कुछ गुण भी था, है ना? तो इसलिए टॉपिक होगा लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन समझते हैं। कुछ दोस्त क्या है पहले समझ लेते, उसके बाद लिख लेना है। क्लियर? समझिए। पहली बात यह है कि कूलम्स लॉ जो होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। पॉइंट चार्ज मतलब मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, यहाँ पर कुछ और चार्ज 10 कूलम 20 हो सकता है, ठीक है कि नहीं? पर इससे बड़े चार्ज पॉइंट चार्ज ही हो सकता है ना? इसके अलावा और कोई चार्ज के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? पहला नंबर में लिखेंगे, लिखना अभी समझिए, ठीक है ना? कूलम्स लॉ अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्ज। क्या लिखेंगे? पहला बात बोलो होगा कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ फॉर अप्लाइड पॉइंट चार्ज ओनली। किसके लिए होता है चार्ज अप्लाई होता है? कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? एग्जाम में पूछता है, राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। दूसरी बात, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये इसके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी नहीं होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीटर में। याद रखेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज शुड नॉट बी स्मॉल। मतलब बहुत छोटा चार्ज
मतलब डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कूलम्स लॉ सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। अगर ये चार्ज मूव करने लगे तो कूलम्स लॉ वहां पर क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ अप्लाई फॉर रेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे बाबू, रेस्ट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। इतना बात समझे। अब इसके बाद कोलंबियन फोर्स का प्रॉपर्टी हम लिखा देते, समझा देते, ठीक है नहीं। तो क्या बोलेंगे, अगला हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स का क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोलंबियन फोर्स का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुण, गुण, ठीक है। सुनिए, देखिए पहली बात कि कोलंबियन फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है ना। तो लिखेंगे इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। कोलंबियन फोर्स क्या है, कूलम का जो फोर्स लगता है वो किसके लिए लागू होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लागू होता है। दूसरी बात, कोलंबियन फोर्स जो होता है ना, कोलंबियन फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स ही बोलते हैं। फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे बाबू, सेंट्रल फोर्स। ये लैंग्वेज का बात है, ये सब याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है कि जो ये कोलंबियन फोर्स होता है ये कंजर्व होता है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज मतलब ये तो रेस्ट चार्ज से कोलंबियन फोर्स बना है ना। तो आपको पता है चार्ज नोट भी क्रिएट नोट भी, ये बात समझते हैं। इट इज कंजर्वेशन फोर्स। क्या लिखेंगे, इट इज कंजर्वेशन फोर्स। इसके बाद आइए चौथा नंबर में, लास्ट नंबर में देखेंगे इसमें गुण होता है कि अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है। नहीं, ये अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस करता है, अट्रैक्ट करेगा। अब प्लस प्लस हो या माइनस ये रिपल करता है। लिखेंगे इट इज attractive as well as repulsive force। समझ में आ गया, इतना बात समझे। तो अभी तक का मैंने जितना भी पढ़ा था इसमें सबसे मतलब सब तो बेस्ट है ही, लेकिन वो बोर्ड के हिसाब से और अगले पूरे फिजिक्स को समझने के हिसाब से देखा जाए फिर कूलम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। जो क्या था बोलिए, फोर्स बराबर के क्यूब 1 बट्टा आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इसका, है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। इतना बात समझे तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग कल देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या पढ़ना, ठीक है कि नहीं।